दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोग्लोज में। आज हमारा नया टॉपिक है फंजाई या कवक। आज हम अपने इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि आखिरकार जो कवक हैं वे उनका अध्ययन क्या कहलाता है और कवकों से होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग और इनके सामान्य लक्षण। यह हमारा कवकों से संबंधित पहला वीडियो है और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कवकों का जनन। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कवक या फंजाई की। अब फंजाई क्या होते हैं, ठीक है, या इनका अध्ययन क्या है। तो चलिए दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कवकों का अध्ययन है, स्टडी ऑफ फंजाई, तो ये क्या कहलाता है, ये माइकोलॉजी कहलाता है। देखिए जो कवक है या फंजाई या फंगी हम इसे कह सकते हैं, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करेंगे जो फंगस है, फंगस मीन्स क्या होता है, मशरूम। यहाँ पर क्या बात करें हम, यानी कि फंगस का मतलब क्या होता है, मशरूम होता है। और ये क्या है कि जो अभी हम पहले बात करते हैं, थोड़ा कवक के बारे में बात कर लेते हैं। कवक जो है एक थैलोफाइटा से संबंधित वर्ग है। जैसे थैलोफाइटा में हमने पढ़ा प्लांट किंगडम में कि थैलोफाइटा क्या है, वो जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता। ऐसे ही जो कवक है ये एक कोशिका से लेकर ये एक कोशिका से लेकर और बहुकोशिकीय रूप में मिलते हैं। और सबसे मुख्य बातें क्या हैं कि जो कवक हैं इनमें जो पर्णहरिम होता है, क्लोरोफिल है, इनमें जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल अब्सेंट होता है, ठीक है ना। ये हमेशा कैसे होंगे, ये बिल्कुल वाइट कलर के होंगे और अपना जो सड़े गले पदार्थ हैं या जानवरों के या जंतुओं के जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उन पर ये उगते हैं। चलो हम देख लेते हैं कौन कौन से ये कवक हैं। हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो माइकोलॉजी के जो जनक हैं, माइकोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं, कवकों का अध्ययन। तो माइकोलॉजी के जनक कौन हैं, P.A. मिचेली। ये कौन है, ये जो कवकों का अध्ययन है, स्टडी ऑफ फंजाई, उनके जो जनक हैं कौन के क्या कहलाएंगे, P.A. मिचेली। इसके बाद हम क्या कहते हैं कि ये हैं क्या है, तथा आधुनिक जो माइकोलॉजी है उसके जो जनक हैं वो डी बेरी को कहा जाता है। और इनकी एक मुख्य पुस्तक भी है नोवा जेनेरा प्लांटेरम। ये किन की पुस्तक है, ये P.A. मिचेली की पुस्तक है, ठीक है ना। और इसमें लगभग अगर हम बात करें इनकी जो ये पुस्तक है नोवा जेनेरा और प्लांटेरम, इसमें लगभग इन्होंने 900 जातियों की बात करी है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये नोट नहीं करा है लेकिन आप सब लिख लीजिएगा कि यहाँ पर कितनी जातियों की बात करी गई है, 900 की। और एक हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो भारत में माइकोलॉजी जो कवकों का अध्ययन है उसके जनक कौन कहलाते हैं। तो उसका जनक, उनके जनक हैं E.J. बटलर। E.J. बटलर को ही क्या कहा जाता है, भारत में माइकोलॉजी या कवक अध्ययन के पिता कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो सबसे छोटा जो कवक है वो कौन है, वो यीस्ट है। और यीस्ट का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। और इसकी जो साइज़ है वो 3 से लेकर 15 माइक्रोम से लेकर या फिर 2 से 10 माइक्रोम के बीच होता है। एप्लेंटम, एप्लेंटम उसका नाम है। और इसका साइज़ जो होता है वो 60 सेंटीमीटर के आसपास लगभग में होता है। कवक है, तो कवक को हम क्या कहते हैं, ये क्या कहलाते हैं कि ए क्लोरोफाइलस, यानी कि इनमें क्या होता है कि नो क्लोरोफिल, यानी कि इनमें क्लोरोफिल जो है हम बता चुके हैं कि जो पौधों में हरे रंग का जो कारण होता है, पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो इसमें अब्सेंट होता है। कवकों का जो पोषण विधि है वो निम्न प्रकार से हो सकती है। कौन कौन सी पोषण विधि है, तो हम यहाँ पर देखेंगे हेट्रो हेट्रोफिक हेट्रोट्रोफिक जो है इनका जो पोषण है। और हेट्रोट्रोफिक में क्या है, विषम प्रकार का होता है। और ये इसमें सबसे पहला कौन सा, पैरासाइटिक है, यानी कि ये परजीवी है। यह भी 2 प्रकार से होता है। और एक देखिए, अगर हम परजीवी की बात करें तो ये पूर्ण और अपूर्ण में होते हैं, लेकिन वो चीज़ें थोड़ी अलग हैं। फिलहाल हमें इतना ही देख लेना है कि यहाँ पर जो परजीवी है वो भी एक होगा बाह्य और एक होता है अंतः। यानी कि बाह्य कौन सा परजीवी है, इसे हम कहते हैं एरिसाइफी, एरिसिफी, है ना, एरिसाइफी। ये क्या है, ये एक कवक है जो किसी भी प्लांट या किसी जो होस्ट है उसके बाह्य शरीर पर उपस्थित होता है और उसके मरने के बाद में ये भी खत्म हो जाता है। जैसे एल्ब्यूगो, जैसे क्या होता है एल्ब्यूगो, ऐसे ही है। इसके बाद हम अंत जो पैरासाइटिक है, परजीवी है, उसकी बात करेंगे। तो इसका नाम है पाइथियम या एल्ब्यूगो कैंडिडा, पाइथियम या एल्ब्यूगो कैंडिडा।
इसके बाद हम बात करते हैं कि जो इनका जो न्यूट्रिशन है या पोषण की विधि है सिम्बायोटिक या सहजीवी। देखिए सहजीवी में क्या होता है कि इसमें दो जीव होते हैं और दोनों जीव एक दूसरे को सहायता पहुंचाते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, वही सिम्बायोटिक या सहजीवी कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ के सदस्य। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि सेप्रोफाइट्स यानी कि जो मर्तोपजीवी कवक हैं वे कौन कौन से हैं, तो म्यूकर हैं। और ये म्यूकर क्या है कि ये जो घोड़े की लीद होती है उस पर बहुत मुख्यतः यह पाया जाता है, उगता है। और जितने भी सड़े गले कार्बनिक पदार्थ हैं उन सभी के ऊपर ये उगता है और अपना जीवन यापन करता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि प्रीडेशियस फंगी से मतलब क्या है कि ऐसे फंजाई जो कुछ अन्य जीवों का भक्षण करते हैं, अपना जीवन यापन चलाने के लिए अन्य जीवों का भक्षण करेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे प्रीडेशियस फंगी या परभक्षी फंगी। इसमें जो सबसे मुख्य है वो है डेक्टिलेला और जुफेगस। ठीक है ना, ये दो कवक हैं जो क्या करते हैं अन्य जो जीव हैं जैसे रोटीफर्स हैं, रोटीफर्स इनका सबका ये क्या करते हैं ये भक्षण करते हैं, तो इसलिए इन्हें प्रीडेशियस फंजाई कहा जाता है। इसके बाद कवक जो है वो एक कोशिकीय से लेकर और बहुकोशिकीय भी होते हैं। एक कोशिकीय कवक की अगर हम बात करें तो वो कौन है, वो यीस्ट है तथा इसमें विटामिन बी का मुख्य नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप सब देखिए हमारी कमेंट उसमें जो हमारा यूट्यूब चैनल है बायोग्लोज, उस पर आपको विटामिन से संबंधित वीडियो मिल जाएंगी। उसमें हमने सभी विटामिन्स को बहुत अच्छे से समझाया है। उसमें सभी विटामिन्स के रासायनिक नाम और उनके कॉमन नाम, होने वाली बीमारी स्रोत सभी को समझाया गया है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके नाम लिख के बताइएगा कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है और इससे होने वाली बीमारी का नाम। देखिए तथा इसमें जाइमेज एंजाइम भी उपस्थित होता है। अब हम बात करेंगे कि बहुकोशिकीय जो कवक हैं यानी कि जिनका जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, वे कौन सा है, तो देखिए हनी फंगी या इसे हम कहेंगे और मलेरिया। ठीक है ना, और मलेरिया ये एक फंजाई है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो यीस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, इसका जो आर्थिक महत्व है वो कौन कौन सा है हम देख लेते हैं कि एक तो डबल रोटी या ब्रेड बनाने में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, और बियर बनाने में, डोसा बनाने में, इडली बनाने में, इन सभी का किसका प्रयोग किया जाता है, जलेबी बनाने में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं जो यीस्ट है या हम ये कह सकते हैं जो कवक है उसकी जो सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनी होती है, तो वो काइटिन की बनी होती है। तथा कुछ कुछ इसमें अपवाद भी हैं जिनकी जो कोशिका भित्ति है वो कवकीय सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कवकीय सेलुलोज की बनी होती है। देखते हैं यहाँ पर कौन अपवाद है। नंबर 1 यहाँ पर देखते हैं कि जो ये है फाइकोमाइसिटीज़ या ओमाइसिटीज़, इसमें जो सेल वॉल हैं वो सेलुलोज की बनी होती है। ये बहुत मुख्य प्रश्न है। और कवकों का जो संचित भोजन होता है, जैसे जंतुओं का संचित भोजन क्या होता है मनुष्य में, तो वो ग्लाइकोजन है। तो इसी प्रकार इनका भी जो संचित भोजन है वो ग्लाइकोजन है और फैट। यहाँ पर देखिए फैट से संबंधित हम यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ तेल की बूंदें होती हैं, तेल की बूंदें। ठीक है ना, इनके जो संचित जो भोज्य पदार्थ है वो क्या होगा, या तो ग्लाइकोजन या फिर तेल की बूंदें, या हम इन्हें इसे क्या कह सकते हैं, फैट। अब हम बात कर लेते हैं जो फंजाई हैं आखिरकार उनका जो वास स्थान है वे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो उसमें हम देखेंगे यहाँ पर कि जो कवक हैं कवक कवक सर्वव्यापी होते हैं। मतलब जो कवक हैं वो जल थल, है ना, जल थल वायु, पेड़ पौधे, है ना, आदि में सभी जगह ये सर्वव्यापी होते हैं। गर्म झरने, ठंडे झरने, हर जगह क्या होता है जो फंजाई है वो उपस्थित होता है। तो इसलिए ये क्या है, ये सर्वव्यापी है, यानी कि ये हर जगह मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कवक जो है मेड ऑफ हाइफी, यानी कि कवक जो बना होता है वो एक धागे जैसी संरचना से मिलकर बना हुआ होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, हाइफी। यानी कि अगर ये बहुत सारे हैं तो इन्हें हाइफी कहेंगे, अन्यथा अगर ये एक वचन में है तो इसे हम क्या कहेंगे, हाइफा। ठीक है ना, हाइफा कहेंगे। तथा
जो धागों जैसा एक जाल बना होता है इस प्रकार से। देखिए ये एक कवक जो होंगे ऐसे 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 जाल बना लेंगे। तो ये जो जाल बना, इस जाल को ही क्या कहते हैं, इसे कहते हैं माइसीलियम। क्या कहेंगे इसे, माइसीलियम। ठीक है ना। और यह भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक सेप्टेट और एसेप्टेट। देखिए यहाँ पर सेप्टेट से संबंधित मतलब क्या है, जो सेप्टेट होते हैं, अगर कोई संरचना ऐसी है, ये संरचना और इनके बीच में ये चीज़ें, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सेप्टा या सेप्टेट। ठीक है ना, ये वाली संरचना, ये वाली, तो ये क्या है, सेप्टेट है। और दूसरा होता है एसेप्टेट, जिनमें ये वाली संरचना नहीं मिलती, वो एसेप्टेट होता है। अब देखिए जो सेप्टेट है वो जो कवक है वे कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखिए। एक तो है एस्कोमाइसिटीज के सदस्य हैं, बेसिडोमाइसिटीज के सदस्य हैं और ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्य हैं। इन सब में क्या मिलता है, सेप्टा मिलते हैं ना, सेप्टेट। या हम ये कह सकते हैं कि जो एसेप्टेट है, जिनमें ये वाली लाइनिंग नहीं मिलती यहाँ पर, वे कौन कौन से हैं, देखिए वे हैं सिर्फ फाइकोमाइसिटीज। इनमें ऐसी संरचना होगी और बीच बीच में ये है ना, बिंदी जैसी संरचना आपको दिखाई देगी, लेकिन इसमें ये वाली संरचना अनुपस्थित होती है, इसलिए इन्हें एसेप्टेट कहते हैं। तथा इसके बाद हम देखेंगे कि जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ हैं, ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन है, वो अब्सेंट होता है। देखिए हमारी जो नेक्स्ट वीडियो कवक पर होने वाली है, उसमें हम कवक का क्लासिफिकेशन और इसका जनन देखेंगे, तो आप वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो मुख्य डिकम्पोज़र हैं कवक जो हैं, वे कौन हैं, वे बेसिडियोमाइसिटीज़ के सदस्य हैं। और जो कवक हैं, देखिए कवकों में मुख्यतः जो संचित भोज्य पदार्थ हैं, या कवकों से हमें क्या मिलता है मुख्यतः, ये किस चीज़ का स्रोत होते हैं, तो ये प्रोटीन का स्रोत है। और इसमें 51 से लेकर 53% तक हमें प्रोटीन मिलती है। मुख्यतः किससे मिलती है, ये मशरूम है, अगैरिकस है, इन सभी से क्या मिलती है, प्रोटीन का ये मुख्य स्रोत होते हैं। प्रश्न बनता है कि खाने वाले जो कवक हैं, जैसे इन हम एडिबल कहते हैं, जो खाने वाले कवक हैं, जैसे अगैरिकस हैं और मोरसेला हैं, ठीक है ना, और मशरूम है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब कवक खाने वाले हैं। और इनमें जो प्रोटीन की मात्रा है, इनमें क्या है, प्रोटीन की मात्रा वो 51% से लेकर 53% तक प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो कवक हैं, ठीक है ना, जो कवक हैं, तो यहाँ पर पेनिसिलियम, अगर हम यहाँ कवक की बात करें, पेनिसिलियम इज़ डिस्कवर्ड बाय, यानी कि जो पेनिसिलिन है, ये सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होता है, किसने इसकी खोज की, तो देखिए जो पेनिसिलिन है, ये सबसे पहला एक एंटीबायोटिक था। सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन है, पेनिसिलिन है। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। कब की थी, 1928 में। और यह है पेनिसिलियम, इसके देखिए ये प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं। इस बार 2022 में यूपी टेट हुआ है 2022 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है सी टेट में कि जो पेनिसिलिन है वो किससे प्राप्त होता है, तो पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होता है। तो ये किससे प्राप्त होता है, पेनिसिलियम नोटेटम। और अगर हम औद्योगिक स्तर पर बात करें कि औद्योगिक स्तर पर जो पेनिसिलिन है वो किससे प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है पेनिसिलियम, है ना, कैरिसोजीनियम, है ना, कैरिसोजीनियम से प्राप्त होता है। पेनिसिलियम कैरिसोजीनियम से ये औद्योगिक स्तर पर प्राप्त होता है। जो सबसे सर्वप्रथम एंटीबायोटिक था, जो पेनिसिलिन है वो सर्वप्रथम एंटीबायोटिक था। प्रश्न आता भी है कि सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन है, तो वो पेनिसिलियम है, पेनिसिलिन जिसे कहते हैं ना। और इसके लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जो पेनिसिलिन है ना, जो इन्होंने इसकी खोज की, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। और कब दिया गया, 1945 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लिया कोई चीज़ आपको इस लेक्चर में समझ में नहीं आई होगी, तो आप वो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे, हम हमारे कमेंट का आपके आंसर देंगे। और आप देखिए, आज हमने कवक से संबंधित एक सामान्य और उनकी जानकारी का जो लेक्चर लिया है, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें हम कवकों का वर्गीकरण और उसका जनन देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल बायोग्लोज पर। धन्यवाद।